हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग यूरिन फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमंस में वो डिस्कस करेंगे। एक तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो हमारा किडनी होता है, लेकिन किडनी के अलावा और क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमारे शरीर में होते हैं ये डिस्कस करेंगे। और लास्ट में डिजीजेस पढ़ेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या डिजीजेस होते हैं। उसमें हम लोग हीमोडायलिसिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, यहाँ पे एक बार और रिवाइज करा देते हैं। देखो हमने डिस्कस किया था कि रीनल आर्टरी का एक ब्रांच आता है हमारे नेफ्रॉन के पास, जिसे हम एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। तो रीनल आर्टरी का एक ब्रांच होता है एफरेंट आर्टरियोल, जो हमारे नेफ्रॉन्स तक पहुँच रहे थे। तो यहाँ पे लिख लो कि ये क्या है, ये है हमारा एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, जो क्या है, रीनल आर्टरी का एक ब्रांच है। अब देखो ये जो एफरेंट आर्टरियोल है ये छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे इस जगह पे एक कैपिलरी का गुच्छा बनता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस बोल रहे थे। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये है हमारा ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस वाले रीजन से जो ब्लड को दूर लेके जाता है, उसे हम क्या बोले थे, उसे हम इफरेंट आर्टरियोल बोले थे। तो ये हो गया हमारा इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, तो ब्लड को हमारे नेफ्रॉन के पास जो आर्टरी लेके आता है उसे हम एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। इसमें हमारा ब्लड भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस जगह पे आता है हमारा पूरा ब्लड, फिर हमारे इस रीजन से जो ब्लड को दूर लेके जाता है उसे हम इफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब देखो अब हम लोग यहाँ से नेफ्रॉन का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था बोमेन्स कैप्सूल, जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, इसे हम क्या बोल रहे थे, बोमेन्स कैप्सूल। इसके बाद आता है हमारा हाईली कोइल्ड पार्ट, जिसे हम पीसीटी बोलते हैं, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक यू शेप्ड का स्ट्रक्चर, या फिर हम इसे कह रहे थे हेयर पिन शेप का होता है, जिसे हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे थे, लूप ऑफ हेनले। तो ये जो रेड से ड्रॉ किए हैं ये लूप ऑफ हेनले नहीं बना है, ये जो ब्लैक से ड्रॉ किए हैं ये है हमारा लूप ऑफ हेनले। अब इसके बाद आता है डीसीटी। ये भी इसी प्रकार से पीसीटी की तरह ही हाईली कोल्ड रीजन होता है हमारे नेफ्रॉन का, जिसे हम डीसीटी कह रहे हैं। इसका फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके बाद अल्टीमेटली एक लंबा सा डक्ट आता है जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा नेफ्रॉन का पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के सारे स्टेप्स। देखो रीनल आर्टरी का ब्रांच था जिसे हम एफरेंट आर्टरियोल बोल रहे थे। अब ध्यान से देखो, जब इतना मोटा एक ब्लड वेसल है, ठीक है, लेट सपोज करो इतना मोटा एक ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल से हमारा ब्लड एक पतला सा पाइप में जा रहा है, इस तरीके से एक पतला सा पाइप में जा रहा है। तो जब हमारा ब्लड इस मोटा सा पाइप से जब पतले वाले पाइप में जाएगा तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। कोई मोटा चीज़ है, मोटा पाइप है, उससे पतला पाइप में जा रहा है तो अचानक से प्रेशर बढ़ेगा। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे होता है। ये जो एफरेंट आर्टरियोल है इसमें जो ब्लड आ रहा है वो जाता है इस रीजन में, यानी कि इस कैपिलरी वाला रीजन में, जिसे हम ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, इस रीजन में हमारा ब्लड जाता है। और ये जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है ये बहुत पतले पतले कैपिलरीज होते हैं। तो जब इस एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड हमारा इसमें जाएगा तो हाई प्रेशर से जाएगा। अब इस हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा, यहाँ से ब्लड के कुछ कंपोनेंट छन के नीचे चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे बता रहे हैं, देखो यहाँ पे हमारा ब्लड था। अब ये जो ब्लड कैपिलरी में जा रहा है ये बहुत प्रेशर से फ्लो हो रहा है। इस प्रेशर के वजह से ब्लड का कुछ पार्ट हमारे इस बोमेन्स कैप्सूल में चला जाता है। ठीक है, तो कैपिलरीज में हाई प्रेशर की वजह से ब्लड छन के कहाँ चला गया, इस बोमेन्स कैप्सूल वाले रीजन में चला गया। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे छन के जाता है, इस बोमेन्स कैप्सूल में कौन सा पार्ट छन के जाता है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। देखो हमने कंपोनेंट ऑफ ब्लड में पढ़ाया था कि ब्लड के कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। नहीं पता तो एक बार ध्यान रखो क्या होते हैं ब्लड के कंपोनेंट, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो इसमें जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, आपको पता होगा। तो ये जो लिक्विड पार्ट होता है इसमें
प्रोटीन को छोड़ के, प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के सारा चीज, ब्लड का सारा चीज फिल्टर आउट होके यहाँ पे चल जाता है। तो हमारे बोमेन्स कैप्सूल में यहाँ से जो ब्लड फिल्टर आउट हो रहा है उसमें ब्लड का कौन कौन सा कंपोनेंट किया, प्लाज्मा वाला कंपोनेंट चला जाता है, लिक्विड पार्ट वाला कंपोनेंट चल जाता है, एक्सेप्ट प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स बेसिकली लार्ज साइज के प्रोटीन्स होते हैं हमारे प्लाज्मा में। तो लार्ज साइज के प्रोटीन इन पतले पतले पोर से निकल नहीं पाते, तो प्लाज्मा का सारा पार्ट चल जाता है एक्सेप्ट प्रोटीन, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चला गया भाई, बहुत सारा कंपोनेंट चला गया हमारे ब्लड का, बहुत अधिक कंपोनेंट चला गया। हमने पढ़ा था नियरली 55% तो ब्लड में प्लाज्मा ही होते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी को हटा के बता रहे हैं कि जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट है, वो हमारे ब्लड में 55% होता है। और प्लाज्मा हम बोल रहे हैं कि मेजर जो प्लाज्मा का कंपोनेंट है वो इस बोमेन्स कैप्सूल वाला रीजन में चला गया। समझ रहे हो कि हमारे ब्लड का कितना भारी कंपोनेंट इस जगह पे चला गया है, इस बोमेन्स कैप्सूल वाले रीजन में चला गया है। तो अब ध्यान से सुनो, इस बोमेन्स कैप्सूल में जो भी चीज हमारे ब्लड से फिल्टर होके इस रीजन में चला जाता है उसको हम लोग फिल्टरेट बोलते हैं। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जो भी चीज छन के जाता है उसे हम फिल्टरेट कहते हैं। अब देखो, हमें पता है कि हमारे हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, ये तो हम एक नेफ्रॉन ड्रॉ किए हैं। ऐसे 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे हर एक किडनी में, या फिर आप 1 मिलियन बोलो। तो वो जो 10 लाख नेफ्रॉन्स है वो सारे मिलके, मतलब पूरा किडनी मिलके कितना फिल्टरेट बनाता है वो ध्यान रखो। कितना फिल्टरेट बनाता है? लगभग 180 लीटर बनाता है एक दिन में, प्रतिदिन का बात कर रहे हैं। यानी कि हमारा किडनी में, हमारा पूरा का पूरा किडनी में एक दिन में लगभग 180 लीटर फिल्टरेट बन रहा है। अब देखो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी हमारे नेफ्रॉन से क्रॉस होके, यानी कि नेफ्रॉन के जो अलग अलग पार्ट्स है इससे क्रॉस होके कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचता है, जो भी चीज़, जो भी मटेरियल पहुंचता है कलेक्टिंग डक्ट तक, वो सारे हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर फेंक दिए जाते हैं। यानी कि एक बार इस कलेक्टिंग डक्ट में 2 चीज़ें चला गया ना, समझ लो कि वो चीज़ बॉडी से बाहर फेंकना है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, हम बोले थे ये जो फिल्टरेट है ये ब्लड का बहुत सारा कंपोनेंट इसमें चला गया है, यानी कि यहाँ से फिल्टर होके बहुत ज़्यादा कंपोनेंट ब्लड का यहाँ चला गया है। तो क्या हम चाहेंगे कि ब्लड का जो मेजर कंपोनेंट जो फिल्टरेट में चला गया है, ये कंपोनेंट सारा का सारा कलेक्टिंग डक्ट में चला जाए? क्या हम ये चाहेंगे? या फिर क्या ये 180 लीटर जो फिल्टरेट बना है ये पूरा का पूरा कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि हम लोग एक दिन में कितना लगभग यूरिन बॉडी से पास आउट करते हैं? बताओ, 1 से 1.5 लीटर पास करते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे फिल्टरेट बना है 180 लीटर, तो क्या ये पूरा का पूरा बॉडी से बाहर निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे ब्लड में वापस कर दिए जाते हैं। ब्लड से फिल्टर आउट होके इस जगह पे गया, बोमेन्स कैप्सूल वाले रीजन में गया, लेकिन फिल्टरेट से वापस फिर ब्लड में दे दिया जाता है, वापस ब्लड में डाल दिया जाता है। अब हमें यही समझना है कि ये जो फिल्टरेट का मेजर पार्ट है जिसे हम ब्लड में डाल देंगे वो कैसे डलता है, कैसे होता है वो। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि इस एफेरेंट आर्टेरियोल से जब ब्लड हमारा ग्लोमेरुलस में जाता है तो एक हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्लाज्मा के मेजर कंपोनेंट छन के हमारे बोमेन्स कैप्सूल वाले रीजन में चले जाते हैं, जिसे हम फिल्टरेट बोले थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमारे किडनी में एक दिन में लगभग 180 लीटर फिल्टरेट बनता है। उसके बाद हम डिस्कस किए कि क्या ये फिल्टरेट जो 180 लीटर पर डे बना है, क्या ये पूरा का पूरा फिल्टरेट हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो वापस ब्लड को दे दिए जाएंगे। ब्लड से लिए थे फिर वापस से ब्लड को ही दे देंगे, क्योंकि इतना सारा चीज़ को तो हम लोग अपने बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे ना। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस रीजन में आ गई है गलती से छनने की वजह से, उसको वापस हम लोग को ब्लड को देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा कि यहाँ से छन के चीज़ें यहाँ पे आ गई। इस ग्लोमेरुलस जो पतले पतले कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज के गुच्छे होते हैं, इससे ब्लड का बहुत कंपोनेंट छन के इस रीजन में गया है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का। अब ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में, इसलिए हम आपको इतना डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस वाले रीजन है, इससे बहुत सारी चीज़ें छन के जो इस जगह में गए, इस प्रोसेस को हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन कहते हैं। ग्लोमेरुलस वाले रीजन से फिल्टर होके यहाँ पे गई है बोमेन्स कैप्सूल वाले रीजन में। इस चीज़ को हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन बोलते हैं। ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टरेशन हुआ है, इसीलिए ग्लोमेरुलर
फिल्टरेशन इसको बोलते हैं, जो कि यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। तो हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ठीक है, इसमें क्या हमने देखा, इसमें हमने देखा कि ब्लड से बहुत सारे कंपोनेंट छन के इस जगह में गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड स्टेप क्या है यूरिन फॉर्मेशन का। देखो अभी जो फिल्ट्रेट यहाँ पे बना है इसको हम लोग को वापस ब्लड में डालना है। अब देखेंगे कैसे ब्लड में जाता है वापस। देखो हम आपको बताए थे ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ से निकल रहा है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल ये बेसिकली क्या है बताओ तो क्या है, ये ब्लड वेसल्स ही है। कैसे, देखो ये जो बना था ये रीनल आर्टरी के ब्रांच से बना था, आर्टरी के ब्रांच से आर्ट्रियोल बना था और आर्ट्रियोल से कैपिलरीज बने थे, फिर कैपिलरीज से इफरेंट आर्ट्रियोल बना। तो ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये बेसिकली ब्लड वेसल ही है और इसके अंदर ब्लड ही प्रेजेंट है। तो ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ से निकल रहा है ये हमारे नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में इस तरीके से घूम जाता है, इस तरीके से घूम जाता है। तो ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये यहाँ से निकलने के बाद क्या करता है, ये बेसिकली नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में इस तरीके से घूम जाता है, एक नेटवर्क बना देता है इसके अराउंड। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो नेटवर्क बना इसे हम क्या बोल रहे थे, इसे हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोल रहे थे। याद करो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर हमने डिस्कस किया था ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो लूप ऑफ हेल्ले के अराउंड इस तरीके से पैरेलली रन कर रही है। ये जो रेड वाला शो किया आपको ये क्या है, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो हमारे ट्यूबुलर पार्ट से जो रैप अप हुई है उसका ही एक ब्रांच होता है, उसका ही एक ब्रांच जो लूप ऑफ हेल्ले के जस्ट पैरेलल मूव करता है। इसे हम बोले थे, इसे हम वासा रेक्टा बोले थे, इसे हम वासा रेक्टा कहे थे। अब देखो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसमें जो ब्लड आ रहा है इसमें तो पूरा ब्लड ही भर के आ रहा है, इफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड ही होगा। अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन का कि जस्ट वेट, जब आपका फिल्टरेट यहाँ से इस जगह से जब आगे आगे मूव करता है ट्यूबुलर पार्ट में, मतलब कि नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में जब आगे मूव करता है आपका फिल्टरेट, तो ये फिल्टरेट से बहुत सारी चीज़ें वापस से ब्लड में डाल दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, यहाँ से ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इससे बहुत सारा चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमारे इस पार्ट में डाल दिए जाते हैं, यानी कि ये जो ब्लड वेसल है इसमें डाल दिए जाते हैं। देख रहे हो कैसे जा रहा है। हम बोले थे ये जो 180 लीटर फिल्टरेट बना है ये पूरा का पूरा बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे ब्लड वेसल में ही डाल दिए जाएंगे। और ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल का ब्रांच है जो इसके अराउंड घूमा है इसमें ही डाल दिए जाते हैं, इसमें ही डाल दिए जाते हैं। तो इसमें फिल्टरेट का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको बहुत ज़रूरी है ब्लड में डालना, जो इसेंशियल कंपोनेंट है जो बाहर फेंके नहीं जाने चाहिए हमारे बॉडी से, उसको वापस से इसमें डाल दिया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो, सॉरी यहाँ से ऐसे डाल दिया जाएगा इस जगह पे। तो अब 180 लीटर जो बना था एक दिन में उसमें से मैक्सिमम पार्ट, लगभग बोला जाता है कि 99% पार्ट वापस से डाल दिया जाता है इसी ब्लड कैपिलरीज में, इसी में डाल दिया जाएगा, इसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में वापस से डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जिससे इस ट्यूबुलर पार्ट से इंपॉर्टेंट चीज़ों को जब हम ब्लड वेसल में डालते हैं, जब हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में डालते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। रीएब्जॉर्प्शन ध्यान से सुनो, क्या बोल रहे हैं, रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। देखो अब इसको एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ था, जब हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तब हम डिस्कस किए थे कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है उसके अराउंड भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, आपने पढ़ा होगा, जो खाना हमने डाइजेस्ट करके अपने स्मॉल इंटेस्टाइन तक लाया उस स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना का एब्जॉर्प्शन होता है। तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन एक बार हो गया होता है, इसलिए यहाँ पे दोबारा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग रीएब्जॉर्प्शन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार एब्जॉर्प्शन वहाँ पे होता है जब हम लोग फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में,
उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और यहाँ पे दोबारा चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसलिए इसको रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ट्यूब्यूल वाले रीजन से होता है, ये हमारे नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल वाले रीजन से इंपॉर्टेंट चीज़ को हम लोग इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में ले रहे हैं, रीएब्सॉर्ब कर रहे हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट का रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप क्या हुआ, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम लोग सब कुछ डाल दिए, हमने ब्लड कैपिलरीज में या पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में हमने इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो बॉडी से गलती से फेंका दिया जाता बाहर, उस चीज़ को हम इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं या फिर वासा रेक्टा में रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब देखो अब क्या होगा, सेकंड स्टेप हमने पढ़ लिया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब देखो तीसरा स्टेप क्या होगा। देखो क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। अब इस ब्लड का पीएच मेंटेन करना भी जरूरी है ना, इस ब्लड का पीएच मेंटेन करना जरूरी है। हमें पता है कि हमारा ब्लड का पीएच 7.4 होता है, इस पीएच को मेंटेन रखना जरूरी है। और आपको पता है कि पीएच कैसे डिसाइड होता है, बताओ। वो डिसाइड होता है H+ आयन से। तो H+ आयन से पीएच डिसाइड होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसका पीएच मेंटेन रहे, 7.4 मेंटेन रहे। तो इस पीएच को मेंटेन करने के लिए कुछ H+ आयंस है जो हम लोग इस बेसिकली ट्यूबुलर पार्ट में डाल देते हैं। तो हम बताना ये चाह रहे हैं, इन ट्यूबुलर पार्ट में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्लड वेसल से इसमें चल दिए जाते हैं। यानी कि कुछ कुछ चीज़ें तो हम ब्लड वेसल्स में डाल दिए, यानी कि वासा रेक्टा या फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में डाल दिए चीज़ों को, और कुछ कुछ चीज़ें इस कैपिलरी से, इस बेसिकली ब्लड वेसल से, इससे हम लोग वापस ले लिए ट्यूबुलर पार्ट में। यानी कि समझ रहे हो, कुछ चीज़ें हम लोग उसमें डाल दे रहे हैं ब्लड वेसल में और कुछ चीज़ें उससे ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, उसका पीएच को मेंटेन करने के लिए, ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए, और ब्लड में जो आयनिक कंसंट्रेशन होता है, यानी कि ब्लड को ठीक ठाक बॉडी में मेंटेन करने के लिए, उसका पीएच, उसमें कितना आयंस प्रेजेंट है, उस सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम कुछ कुछ H+ आयंस इसमें से ले लेते हैं ताकि इसका पीएच 7.4 मेंटेन रहे। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से ले लेते हैं। तो जो चीज़ हमने ब्लड वेसल में डाल दिया ना, उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोल रहे थे, रीएब्जॉर्प्शन बोल रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है कि इस ब्लड वेसल से कुछ चीज़ें हम ले रहे हैं, ट्यूब्यूल वाले पार्ट में ले रहे हैं, उसको हम लोग सिक्रीशन बोलते हैं, उसको हम लोग सिक्रीशन बोलते हैं। तो जो थर्ड प्रोसेस होता है उसको हम लोग सिक्रीशन बोलते हैं, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। समझ रहे हो। तो रीअब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, कहाँ से कहाँ आता है उसको रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, बताओ। इस ट्यूब्यूल वाले रीजन से अगर हम लोग ब्लड वेसल में कुछ डाल देंगे उसको हम लोग रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। या फिर इसको ऐसे विजुलाइज कर लो कि जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पर रहते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी चीज़ हम लोग अपने ब्लड वेसल में डालते हैं उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यानी कि ब्लड वेसल में कोई चीज़ आ रहा है उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। तो इसमें भी ब्लड वेसल में जो चीज़ जाएगा उसको ही एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, और यहाँ पे सेकंड टाइम एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसलिए इसको हम लोग रीअब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। और सिक्रीशन कैसे बोल रहे हैं, इस ब्लड वेसल से कुछ चीज़ें हम लोग ट्यूब्यूल वाला पार्ट में डाल देंगे, उसको हम लोग सिक्रीशन बोल रहे हैं। तो सिक्रीशन किसको बोलते हैं और एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो तीसरा हो गया हमारा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। और इसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्यों होता है बताओ तो। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है टू मेंटेन पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड मतलब कि वही ब्लड। बॉडी फ्लूइड के पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम ट्यूबुलर सिक्रेशन वाला प्रोसेस को करते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन का ये तीनों स्टेप ध्यान रखना, स्टेप वाइज ध्यान रखना। सीक्वेंस पूछा था एग्जाम में कि सीक्वेंस क्या होता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सबसे पहला होता है। ऐसे याद करो ना, सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, फिल्ट्रेशन वाला पढ़े थे, यानी कि फिल्ट्रेशन स्टेप सबसे पहला होगा और ग्लोमेरस वाले रीजन से हो रहा था इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद चीज़ें इतने सारे आ गए ट्यूब्यूल वाला पार्ट में, इतना सारा चीज़ को बॉडी से बाहर तो फेंकेंगे नहीं, तो सेकंड क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होगा वापस से ब्लड वेसल्स में लोग भेज देंगे, तो सेकंड स्टेप हो गया रीएब्जॉर्प्शन। उसके बाद हम बताए थे कि पीएच को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें हम लोग इस नेफ्रॉन वाले पार्ट में डाल देते हैं जिसको हम लोग सिक्रीशन बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। तो ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किन किन चीज़ों को हम लोग रीएब्जॉर्ब करते हैं अलग अलग नेफ्रॉन के पार्ट में और किसको किसको सिक्रीट करते हैं। वेरी इजी, 2-3 पॉइंट में अब ये यूरिन फॉर्मेशन खत्म हो जाएगा, तो ध्यान सुनना। अब देखो हम यहाँ पे लिख दिए हैं क्या क्या चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है और क्या क्या चीज़ों का सिक्रीशन होता है। देखो
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होता है? वाटर, ऑब्वियसली वाटर, इतना ज़्यादा वाटर इसमें होगा। प्लाज्मा में आपको पता है 90 से 92% वाटर होता है और प्लाज्मा ही छन के नीचे आया था, ठीक है ना। तो इस प्लाज्मा में इतना सारा वाटर को बॉडी से बाहर थोड़ी ना फेंकना, हमें वाटर कंजर्वेशन करना है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है। सॉल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जैसे NaCl, ये सब का रीअब्जॉर्प्शन होता है। अमीनो एसिड भी इंपॉर्टेंट, इसका भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि हम अपने शरीर में वापस लेते हैं इन ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। अब देखो सिक्रीशन क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ हम इस ट्यूब्यूल पार्ट में भेज देते हैं बॉडी से बाहर फेंकने के लिए। इसमें डाल देंगे तो बॉडी से बाहर फेंका जाएगा ना कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। तो क्या क्या चीज़ों को हम लोग डाल देते हैं इसमें कि जाओ भैया तुम निकाल दो बॉडी से बाहर इसको, वो होता है H+ आयन, अमोनिया, K+। तो ये सब चीज़ों को हम लोग बॉडी से बाहर फेंकवाते हैं, H+, अमोनिया और K+। तो ये सब चीज़ों को हम लोग बॉडी से बाहर निकलवाते हैं। K+ देखा जाता है कि ब्लड में कितना अमाउंट प्रेजेंट है, मतलब अमाउंट को देख के एडजस्टमेंट होता है, ठीक है ना। कितना एक ऑप्टिमम लेवल प्रेजेंट है, अगर ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा हमारे ब्लड में प्रेजेंट है तब इस सबको फेंक दिए जाएंगे, तब ये सब फेंक दिए जाएंगे बॉडी से बाहर, ठीक है। तो बेसिकली ब्लड के हर चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, ब्लड के आयनिक कंसंट्रेशन, उसके pH को मेंटेन करने के लिए हम ये सिक्रीशन वाला प्रोसेस को करते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, H+, ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, अलग अलग नेफ्रॉन के पार्ट से निकाल दिए जाते हैं। ये भी अलग अलग पार्ट से निकाले जाते हैं। कोई चीज़ का यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, कोई चीज़ों का यहाँ से हो रहा है, कोई चीज़ों का यहाँ से हो रहा है, कोई चीज़ों का यहाँ से हो रहा है। तो अलग अलग पार्ट से रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और अलग अलग पार्ट से ही सिक्रीशन वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे इस वासा रेक्टा का क्या इंपॉर्टेंस होगा ना। लूप ऑफ हेनले ये है और वासा रेक्टा ये है। इस वासा रेक्टा का क्या इंपॉर्टेंस है हम बताए थे कि आज के क्लास में बताएंगे। तो देखो ये वासा रेक्टा जो इसके एक ब्रांच से बना है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के एक ब्रांच से बना हुआ स्ट्रक्चर है वासा रेक्टा, जो लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल पैरेलल जाता है। ये और हमारा लूप ऑफ हेनले ये यूरिन को कंसंट्रेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि लूप ऑफ हेनले और ये वासा रेक्टा ये दोनों ऐसा काम करते हैं। देखो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है बेसिकली, उतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है इसलिए हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे, बस इतना आप ध्यान रखना। ये लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा ये दोनों मिल के यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं, यानी कि जो यूरिन बनेगा हम नहीं चाहते उसमें बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो, तो वाटर को हम यहाँ पे लिखे थे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो इस लूप ऑफ हेनले में भी वाटर का बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। इस बेसिकली इस रीज़न से बहुत ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा का। और जितना वाटर आप यूरिन से निकाल दोगे यूरिन उतना ज़्यादा कंसनट्रेट बनेगा। यूरिन को कंसनट्रेट करने का मतलब ही तो यही है कि उससे पानी निकालना, तो पानी निकालेंगे तो कंसनट्रेट हो जाएगा। तो ये काम कौन करता है, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा दोनों मिलके एक मैकेनिज्म चलाते हैं जिसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। पूरा प्रोसेस को आपको नहीं पढ़ना इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जितना पढ़ना हम आपको बता दिए, ये बेसिकली हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हम आपको ये बता रहे हैं। ये सब चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ये वाला पार्ट पूछा हुआ है कि कौन कौन सा चीज़ें रीअब्जॉर्ब होते हैं, इसमें वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है ना। और ये तो पूछा गया भैया, ये 2-3 बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि स्टेप बताओ यूरिन फॉर्मेशन का क्या होता है, तो आपको ये बताना होगा। अब देखो किडनी क्या किया, ये सारा पार्ट तो पूरा किडनी में ही प्रेजेंट था, ठीक है ना। तो किडनी बेसिकली क्या काम किया, एक तो यूरिया को बॉडी से बाहर फेंका, क्योंकि यूरिया इस जगह से यहाँ पे ट्रांसफर होते ही है। यूरिया का है एक प्रकार का नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसको बॉडी से फेंकना बहुत जरूरी है। तो इम्पॉर्टेंट तो ये था कि यूरिया को बॉडी से बाहर फेंकना। तो इस यूरिया का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। यूरिया क्या होता है, बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। ये यूरिया यहाँ से ट्यूबुलर पार्ट से मूव करेगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यूरिया का कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ये बेसिकली बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा किडनी क्या किया, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला। नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट को हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं, और वो क्या है, यूरिया। तो यूरिया को बाहर तो फेंक रहा है बॉडी से, एक काम तो किडनी का ये हो गया। और दूसरा काम क्या हुआ कि ब्लड के pH को मेंटेन करना, pH को और आयनिक बैलेंस को, ब्लड में कितना आयंस होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ब्लड का pH क्या होना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोग अपने किडनी को दिए हैं। तो किडनी का 2 काम हो गया, एक तो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालना, दूसरा आयनिक बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस यानी कि pH को मेंटेन करने का काम भी हमारा किडनी का होता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है
कि ब्लड की किडनी का काम क्या है, तो आपको बताना होगा कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट को तो रिमूव करता ही है और साथ साथ ब्लड की पीएच और आयंस को भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो किडनी का 2 इंपॉर्टेंट रोल है जो हम यहाँ पे लिख देते हैं। किडनी ऑल्सो प्ले, लिख लेना ये इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग आयनिक, या फिर आयनिक तो करता ही है, साथ साथ पीएच बैलेंस, पीएच बैलेंस बोलेगा या फिर एसिड बेस बैलेंस भी बोल सकता है। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस वही पीएच को ही बोलते हैं, एसिड बेस बैलेंस ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो ये यूरिन फॉर्मेशन का पूरा टॉपिक खत्म होता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं।